आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि कई सारे लीडर्स ने कांग्रेस जो है वो आपकी वजह से छोड़ी, और वहीं जब आप लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो उसके बाद भी बहुत सारा बवाल। नहीं, मेरी वजह से नहीं छोड़े, जो लोग वहां चलाते हैं उनकी वजह से छोड़े, मेरी वजह से बहुत रुके हैं। तो क्या आप पीएजीडी के संपर्क में हैं? हमारे तो संपर्क में हर लोग रहते हैं। मेरे बारे में तो हमेशा यही कहा जाता है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के दोस्त हैं। स्टेटहुड पहले होनी चाहिए और इलेक्शन बाद में होनी चाहिए। अगर स्टेटहुड नहीं मिलती है तो क्या आप बॉयकॉट? अब वो मैं कैसे कहूँगा, क्या मालूम स्टेटहुड देंगे। जिसके पास बुद्धि है वो बॉर्डर स्टेट के लोगों को नाराज नहीं करती। मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में जम्मू कश्मीर के लीडर्स को 3 कैटेगरी में कहता हूँ। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर है, बस चाहे वो मिनिस्टर भी बने 20 साल तो कॉन्स्टिट्यूंसी का ही लीडर है। कोई थोड़ा डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और कोई ज़रा रीजन का लीडर है। तो हमको जम्मू कश्मीर में स्टेट लीडरों की कमी है। जो लड़ाई होती है वे विचारधारा की होती है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, किसी की ज़मीन की लड़ाई नहीं है, जायदाद की लड़ाई नहीं है, मकान की लड़ाई नहीं है, एक पॉलिटिकल लड़ाई है। इंडिविजुअल्स हर पार्टी में अच्छे होते हैं, इंडिविजुअल्स हर पार्टी में ख़राब होते हैं। और मैं इस बात को तो शुरू से ही, जब से मैं यूथ कांग्रेस था तब से ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गाली नहीं देता। माना जाता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ इतनी अच्छी थी कि कई सारे लोग अटकलें लगा रहे थे कि वो कहीं अपनी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस में ना आ जाए। तो अब जहाँ पे पीपल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि ये हमारे साथ नहीं है, क्या कोई बातचीत हो रही है उनके साथ? कोई आने वाला नहीं है और न कोई जाने वाला है हमारी पार्टी, और न हम इसमें तोड़ जोड़ में हम यकीन भी नहीं करते हैं। क्योंकि तो है नहीं, क्यों नहीं, कोई भी वैसे जो जम्मू कश्मीर में और ख़ास में तोड़ जोड़ चल रहा है, ये तोड़ जोड़ बड़ा टेम्परेरी होता है। आज बीजेपी है तो उसमें जाएंगे, कल हम आएंगे तो हमारे साथ आएंगे। अगर सिद्धांत ही नहीं है, जाना है इससे 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 उससे, तो अब क्या करते हैं, वो तो एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है। नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आने वाला फ्यूचर क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एक लंबे समय तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। बहुत धन्यवाद। जब जम्मू और कश्मीर रीजन की बात की जाती है तो अक्सर जो है ये जो जम्मू के ही पेरिफेरल रीजन्स हैं, डोडा किश्तवाड़ भी डोडा से ही है, लेकिन रजौरी पुंछ है, उनका ये कहना होता है कि हमें तो इग्नोर ही कर दिया जाता है, हमारी भी कोई बात की जाए। जम्मू, क्योंकि जम्मू रीजन जब बोला जाता है अक्सर जो है नजर पड़ती है भाई जम्मू कठुआ सांबा पे। इन रीजन्स का ये मानना है कि हमें तो इग्नोर किया जाता है। तो क्या आप मानेंगे कि इस रीजनल पुश एंड पुल में, जम्मू वर्सेस कश्मीर में, ये जो सब रीजनल डिस्पैरिटीज हैं, इन्हें कहीं ना कहीं एड्रेस नहीं किया जा सका इन सालों? ये होता है, यह सब जगह है और दुर्भाग्य से हमारे स्टेट में भी इसी तरह से। जैसे यहाँ 3 रीजन है, कश्मीर में भी 3 रीजन है, वहाँ उसको साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर कहते हैं। तो नॉर्थ वहाँ कश्मीर हमेशा निगलेक्टेड रहा है, जिसमें हम कुपवाड़ा कहते हैं, बारामूला कहते हैं, बांडीपोरा कहते हैं। साउथ कश्मीर में क्योंकि लीडरशिप पहले शुरू से ही थी, कासिम साहब उस स्टेट के थे, कासिम साहब उस डिस्ट्रिक्ट के थे, बाद में 4 बनी, और मुफ्ती साहब उस डिस्ट्रिक्ट के थे और सीनियर लीडर थे। यहाँ सिटी से भी बहुत सीनियर लीडर रहते थे, लेकिन उस तरह की लीडरशिप हमारे नॉर्थ कश्मीर में नहीं थी। तो उसमें अभी भी, अब कंपैरिजन देखेंगे भी तो अभी भी वो एरिया सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर के मुकाबले में थोड़ा पीछे महसूस करता है। जब मैं चीफ मिनिस्टर गया तो यही बात मुझे सुनने में, नॉर्थ कश्मीर में आते हम निगलेक्टेड हैं, हम पीछे हैं, हमारे कोई आता नहीं है, तो हाँ हमारी कोई सुनाई नहीं है। और इसलिए मैं जब जाता था तो मैं नॉर्थ कश्मीर को ज़रा प्रायोरिटी देता था, उस तरफ जाता था, सड़कें, पानी, मतलब खुद ओवरसी करता था उसको देखने के लिए। इसी तरह जो भी पुरानी मिसाल है कि अपनी नज़र से जो भी दूर होता है वो भूल ही जाता है। कई सारी कमीशंस भी बनाएंगे ताकि नहीं रीजनल सब रीजनल जो डिस्पैरिटीज हैं उन्हें केटर किया जा सके, उनका कोई जो है हल निकाला जा सके। उनकी भी जो नहीं होता क्या है, उस वजह से प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी प्रॉब्लम ये रहती है कि मिनिस्टर्स जो होते हैं और ऑफिसर्स वो होते हैं वो कैपिटल से बाहर नहीं निकलते हैं।
कश्मीर वाले जितने बैठेंगे, चाहे वो उस देहात के रहने वाले भी हो, उनको भी कश्मीर में मज़ा आता है। हमारे उन रीजन के हैं वो भी जानने जाते हैं, इक्का दुक्का छोड़कर। और जो यहाँ के रहते हैं सेंटर वाले, वो तो बिल्कुल ही जाते हैं, क्यों वो हर के हमें क्या करना। तो वो असली हमारे प्रतिनिधियों पर निर्भर रहता है। और इसमें तकरीबन मैंने हर पार्टी, वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो दूसरी पार्टी हो, वो जम्मू से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। राजौरी पुंछ है तो है, डोडा चिनाब वैली है तो है, मैं नहीं समझता। या कठवा भी निगलेक्टेड है। कठवा सिर्फ कठवा तक जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बनी, बिसोली, बिलावर कोई जाएगा। या इसी तरह से उधमपुर जाएंगे तो उधमपुर चूँकि रास्ते में वहाँ जाएंगे, लेकिन उधमपुर में भी बहुत पीछे बहुत इलाके हैं। रामनगर इतना पीछे है कि आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि रामनगर कितना बैकवर्ड इलाके है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप की विल पर निर्भर है कि उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी इंटरेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर है, कि वो पूरे स्टेट का लीडर है। तो मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में जम्मू कश्मीर के लीडर्स को 3 कैटेगरी में कहता हूँ। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर है बस, चाहे वो मिनिस्टर भी बने 20 साल, तो कॉन्स्टिट्यूंसी का ही लीडर है। कोई थोड़ा डिस्ट्रिक्ट का लीडर है, और कोई ज़रा रीजन का लीडर है। तो हमको जम्मू कश्मीर में स्टेट लीडरों की कमी है। तो जब स्टेट लीडर होंगे, चाहे वो डोडा का हो तो उसको भी जम्मू जाना चाहिए, उधमपुर जाना चाहिए, कठवा जाना चाहिए, बनी बिसोली जाना चाहिए। बनी बिसोली का है उसको भी पूरी जगह जाना है, और जम्मू वाले को भी जाना चाहिए। इसी श्रीनगर वाले को भी वहाँ कुपवाड़ा जाना चाहिए, बारामूला जाना चाहिए, अनंतनाग के जो ऊपर वाले इलाके हैं पहाड़ी, उनमें भी जाना चाहिए। नूराबाद जैसे एरियाज़ हैं, ये ऊपर पहाड़ में गुजर बकरवाल रहते हैं, उनको तो अभी भी दुनिया का पता नहीं है। तो ये डिफिशिएंसी है, ये कमी है हमारे। मैंने कहा कि सब वो, चाहे हमारी पार्टी के लीडर हों या दूसरी पार्टी के लीडर हों। तो आइडियल सिचुएशन हुई कि वो इन इलाकों में जा रहे हैं वो, लेकिन क्या एक फिजिबल सोल्यूशन हो सकता है कि रीजनल काउंसिल्स बनाई जाए, जो रीजनल काउंसिल जो हैं इन सभी इलाकों के जितने मसले हैं उन्हें सुने, उन्हें एड्रेस करें? एक वो रास्ता वो भी है कि ये असली जो डीडीसी वगैरह है, ये उसका एक स्टेप है फॉरवर्ड, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बने, और उसमें अब उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। और एम्पावर करने के साथ साथ अभी उनको एम्पावर करने का मेरा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ उनको तनख्वाह देनी चाहिए। एम्पावर का मतलब है, जैसे मैं महाराष्ट्र से 16 साल एमपी था, तो वहाँ क्या सिस्टम है। अब यहाँ डीडीसी बोलते हैं उसको, वहाँ ज़िला परिषद बोलते हैं, नाम एक ही है। वो हिंदी में है, ये अंग्रेज़ी में है। तो उनकी डीडीसी के अंदर तमाम उस डिस्ट्रिक्ट की सड़कें हैं, सब सड़कें डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट के तमाम हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और तहसील हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब उसी के अंडर है, स्टेट के अंडर नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रोड्स हैं वो सब उसके अंडर हैं, वही बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो अंदर है, उनके अंदर है। सो हॉस्पिटल हैं, रोड्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, स्कूल्स हैं। और जो डीडीसी का चेयरमैन है वो चेयरमैन है, और जो डीसी है डिप्टी कमिश्नर वो सेक्रेटरी है, उसका सुबॉर्डिनेट है। और फिर उसको डीसी चेयरमैन को बंगलो है, उसको गाड़ी है, उसका टेलीफोन है। उसके नीचे फिर 4 और मेंबर हैं जिनके अंदर डिपार्टमेंट बटे हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा है, और डिप्टी ये जो चेयरमैन है उसको कैबिनेट का स्टेटस है। यही हमने जब हमारी 91 में सरकार बनी थी, और हमने यही सिस्टम हिल काउंसिल का ले और कारगिल को दिया था, और उसमें पूरे पावर ये हमने ट्रांसफ़र की थी। लकड़ी उस वक्त मैं मंत्री था, तो मैंने उसको, सेंटर में मंत्री था तो मैं नेगोशिएशन कर रहा था, तो हमने उसको शेप दी। और कुछ पावर्स में जब चीफ मिनिस्टर बना तो और उनको शिफ्ट की, कैबिनेट मिनिस्टर की, बाकी सब। तो इस तरह का अगर इन्हीं डीडीसीज को वो एम्पावर किया जाए और थोड़ा ट्रेनिंग दी जाए, और उन स्टेटों में जहाँ ये सिस्टम सबसे पुराना
जैसे महाराष्ट्र में तो मेरे ख्याल में 70 साल से है, गुजरात में ये सिस्टम बहुत है, इधर नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कम है, वहाँ पावर देना नहीं चाहते हमारे स्टेट वाले। तो उन स्टेटों में अगर इनको भेजा जाए, पावर दिया जाए, देखा जाए, तो मेरे ख्याल में इन सब जगहों का नक्शा बदल सकता है। ये सिर्फ इन रीजन का नहीं बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट का भी, रीजन के अंदर भी तो डिस्ट्रिक्ट है। अब चिनाब वैली जाएंगे तो रीजन एक है लेकिन 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो 3 डिस्ट्रिक्टों का अलग फंड्स आएगा, अलग छोटा हो जाएगा उनको काम करने के लिए, रजौरी पुंछ के लिए। या ये सेंटर हमारा है जम्मू, सेंटर जम्मू हमारा है, जम्मू और कठवा, उधमपुर और सांबा। तो इनके कठवा का हालत ठीक हो सकती है, उधमपुर की ठीक हो सकती है, सांबा तो खैर हिस्सा ही है जम्मू का है। एक और प्रस्ताव जो रखा जा रहा है वो ये है कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कश्मीर के कुछ इलाके जो है उन्हें मिलाकर एक डिवीजन बना दिया जाए। नहीं, ये एक अच्छा नहीं, बहुत पहले हमारे बहुत डिवीजन बन गए हैं और मुझे खुशी है कि गृह मंत्री ने इसको साफ कह दिया कि बहुत हम अफवाहें सुनते हैं कि इसको इसके साथ काट के जोड़ा जाएगा, इसको इसके साथ को जोड़ा जाएगा, आबादी यहाँ बढ़ानी है, वहाँ बढ़ानी है, कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग। ये सब अफवाहें हैं और हमारी स्टेट अफवाहों के लिए बहुत अच्छी खासी मशहूर है। दरबार मुख का जो फैसला लिया गया कि अब दरबार मुख जो है वो नहीं, देखिए पर्सनली मैं दरबार मुख के बिल्कुल खिलाफ। उसका कारण है, दरबार मुंह का सबसे बड़ा फायदा जम्मू को होता, कश्मीर को कोई फायदा नहीं। कश्मीर को इतना ही फायदा होता था कि वो उनको 6 महीने जम्मू में कश्मीर की ठंड से बचने के लिए मौका मिलता था, लेकिन वो 30 साल पुरानी बात है, क्योंकि इन 30 सालों में जब से आतंकवाद हुआ 90 से, तो कश्मीर वाला हो या चिनाब वैली वाला हो या रजौरी पुंछ वाला हो, हर आदमी ने 2 कमरे का, 1 कमरे का, जैसी उसकी हिम्मत है, वो मकान बना दिया। और जो नहीं बना सकता है वो किराए पे देता। तो सिर्फ गरीब आदमी जिसके पास जम्मू में मकान बनाने की हिम्मत नहीं है, वो बेचारा कश्मीर में बैठता। और अच्छे अमीर वाले तो दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन जम्मू में है सब अपना सेटअप। कश्मीर वालों को क्यों फायदा नहीं? क्योंकि कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो जम्मू के दरबार मुंह पर निर्भर नहीं है। एक तो जिस तरह से कश्मीर का दरबार मुंह जम्मू होता है, जम्मू का दरबार मुंह ऐसे नहीं होता। जम्मू के लोग फैमिली समेत कश्मीर नहीं जाते हैं, लेकिन कश्मीर वाले अपनी फैमिली को क्या, उसके रिश्तेदारों की फैमिली को भी लेके आते हैं, 3 गुना आ जाती। जम्मू का सिर्फ एक ऑफिसर जाता है या जो चपरासी है क्लर्क अकेला जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तभी फैमिली को होता है जितनी जल्दी आता, जल्दी आता, वो आता, बीच में आता जाता, उसको कश्मीर में कोई मन नहीं लगता। और ये आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही है। जब हालात बिल्कुल भी अच्छे थे, डोगरा साहब वगैरह ये 2-3 लाते थे फैमिली, बाकी कोई फैमिली नहीं, भाग जाते थे, और ऑफिसर तो लाते ही नहीं थे। और कश्मीर की जो इकानमी है वो निर्भर है वहाँ के टूरिज्म पर, हर किस्म का टूरिज्म, टैक्सी, टांगा वगैरह, होटल, रेस्टोरेंट, गुलमर्ग, दूसरी जगह तो निर्भर। दूसरी इकोनॉमी की है वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स, कोई 47 किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, अब कालीन से लेकर और पर्दा बनाने तक और सब कुछ, उसमें सब बूढ़ा औरत मर्द सब लग जाते हैं। वो घर में करते हैं, उनको देता है दुकानदार, ये बनाना है, तो बूढ़ा भी होगा घर में, बुढ़िया भी होगी, बच्चा भी होगा, औरत भी, वो लग जाते हैं। वो बहुत इकोनॉमी का जरूर। फिर है हमारा हार्टिकल्चर, फ्रूट, ये 3 बड़े हैं। इन तीनों को, उनको किसी सरकार पर निर्भर नहीं है, और न दिल्ली पर निर्भर है, न जम्मू पर निर्भर है, क्योंकि वो ऊपर वाले ने दिए, हम क्या करें। हाँ, वो एक ही चीज़ पर निर्भर होता था, मिलिटेंसी होती है, तो ये एक चीज़ उसमें
पर दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जैसे अभी ख़त्म हुई हैं कई सालों से, मतलब इम्पैक्ट बुरा होता है। एक जैसे पर्यटन और दूसरा हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट से उतना नहीं पड़ता था फ़र्क जितना अभी ये 2 साल से ये स्टेट के डिवीज़न से पड़ गया, बंद हो गया। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा असर उसका होता है कि गवर्नमेंट के काम, सड़कें वगैरह बने तो जो दूसरा एम्प्लॉयर है उसको फ़ायदा मिलता है, मजदूरों को रोज़गार मिलता है, बिल्डिंगें बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये 4 बड़े कंपोनेंट। जम्मू का एक तो ये पर्यटन जो हमारा ये माता वैष्णो देवी की जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई जम्मू को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जब से ट्रेन सीधे गई, अधिकतर लोग वापस आते हैं, ट्रेन से गए और ट्रेन से आए, वो जम्मू में बहुत कम रुकते हैं। अगर मैंने चीफ मिनिस्टर होकर देखा कि अगर जम्मू वाला, होटल वाला, टैक्सी वाला, दुकानदार समर में 4 आने कमाता था, लेकिन महीनों ये समर के 6 महीनों में जब दरबार कश्मीर होता था तो ये अगर 4 आने कमाता था, और जब दरबार मोह हो जाता था तो ये 101 रुपया और 50 पैसे कमाता था। मतलब ये कमाता था 6 गुना ज़्यादा, क्योंकि दुकानदार भी, इतनी आबादी बढ़ जाती थी। आप देखें कंजेशन कितना होता था। तो जितना दुकानदार है, कपड़ा तो यहीं से लाना है, वो कश्मीर से तो नहीं लेगा, सस्ता भी पड़ेगा। तेल लाना है, खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें हैं, तो वो दुकानदारों, चाहे किसी किस्म का दुकानदार हो, उसकी बिक्री इतनी ज़्यादा होती थी, प्रॉफिट होता था। अगले 6 महीने निकल जाते थे। असली दुकानदारों से मैं पूछ रहा था तब, तो उन्होंने कहा हाँ भी दरबार नहीं हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे। यही टैक्सी वालों का होता था, यही रिक्शा वाला का होता था, जो भी, और यही हाल होटल्स का था, यही रेस्टोरेंट का था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई उसका कठवा पे कोई इम्पैक्ट है, नहीं, उसका कोई उधमपुर पे इम्पैक्ट है, नहीं, उसका जम्मू में जो है हमारी ये उसका बहुत छोटे नहीं, बड़े छोटे सब का ट्रेडर्स का, उससे तो उसका वो मेरे ख्याल में जम्मू के हित के लिए ठीक नहीं है। कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी पर ये समझना चाहूंगी कि क्या आप मानेंगे कि जितनी भी सरकारें अभी तक रही हैं वो इस मामले में सफल नहीं हो पाई कि जम्मू को भी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक कैपिटल जो है बनाया जा सकता, कि जम्मू भी सेल्फ सफिशिएंट होता, कि कश्मीर के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती। नहीं, आप वो कर ही नहीं सकते। आप बर्फ तो ला नहीं सकते वहाँ, हाँ? आप गुलमर्ग तो नहीं जम्मू में बना सकते हैं, हाँ? आप माता को तो कश्मीर भी नहीं ले सकते। जो जहाँ है नेचर है उसको आप कैसे बदल सकते हैं? तो आपके, हाँ, जैसे जम्मू में इंडस्ट्रीज़ कश्मीर के मुकाबले में बहुत अच्छी थी। तकरीबन 13,000 इंडस्ट्रीज़ थी जम्मू में। जब मैंने स्पीच कर दी थी इस दफ़ा तो 13,000 थी। वो दूसरी बात है कि 2 साल में 65% बंद हो गई है, 7,000 कुछ बंद हो गई। ये स्टेट के डिवीज़न के बाद ऐसे हालात हुए। कठवा, सांबा और जम्मू में सबसे ज़्यादा कठवा और सांबा में है, और जम्मू के आउटर में ये बड़ी ब्रह्मना वगैरह में है। तो ये एक रास्ता है कि वो जो, और यही सप्लाई, इनमें से 70% इंडस्ट्री जम्मू की सप्लाई करती थी कश्मीर को, छोटी छोटी चीज़ें वगैरह। तो ये जम्मू के लिए जो निर्भर है वो जम्मू को देते हैं, हम कश्मीर को देते हैं। कि अभी दरबार मुल्क को खत्म करने का जो फैसला लिया गया है, क्या आपको लगता है कि कोई भी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनेगी वो इस फैसले को रिवर्स करेगी? देखिए कौश, गवर्नमेंट जो, जब स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो वो तो कुछ भी कर सकती है, और तब तक ये भी देखा जाएगा ना इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज, फ़ायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं। शायद मैं जो बात कर रहा है, मैं 15 साल पहले की बात कर रहा जब मैं चीफ मिनिस्टर था, शायद आज वो निर्भर नहीं होंगे। लेकिन जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो मेरा भी आइडिया था, वेस्ट बहुत होता है, एक्सपेंडिचर बहुत होता है, लेकिन मैंने सबसे पहले जम्मू, वो हमारे रघुनाथ मंदिर से शुरू होकर और ऊपर तक पहुंच गया मैं, कच्ची छावनी तक पूछते तो सब ने कहा जी हम मर जाएंगे, तो हमने बात ही किसी से नहीं की। फिर उसकी
पॉलिटिकल बातचीत पर आए तो क्या पीएजीडी के संपर्क में हैं? देखो, हमारे तो संपर्क में हर लोग रहते हैं। मेरे बारे में तो हमेशा यही कहा जाता है कि ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त हैं, तो वो बात तो हमेशा हमारी होती रहती है हर पार्टी से। लेकिन हर पार्टी के एक वो तो इंडिविजुअल लेवल पर पर्सनल ताल्लुकात अलग होते हैं। डू यू कॉन्टैक्ट देम कि आगे 370 के अलावा कोई बातचीत करें, जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को लेकर कोई बातचीत करें? नहीं, एक ये जब मीटिंग हुई थी तो उसके बाद बाहर मैंने सबको, तो वो चाहे बीजेपी के हमारे साथी हैं, मैं सभी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और दूसरे भी, मैंने कहा कि भाई हम सब लोगों को बैठना चाहिए, हम एक स्टेट हैं के रहने वाले हैं। मैंने जब पीएम के सामने मीटिंग हुई थी तो मैंने शुरुआत मीटिंग की थी बोलने की, तो मैंने कहा भाई हम दूसरे राज्यों की तरह नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत संबंध अच्छे आपस में एक हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए बाहर कुछ कहते हैं, लेकिन पर्सनली हम चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, पैंथर्स पार्टी हो या सीपीएम हो, हमारे पर्सनल रिलेशन और एक दूसरे का आदर बहुत हम करते हैं। ऐसे कभी भी आप नहीं देखेंगे कि किसी की पगड़ी उतारने के लिए मैंने देखा नहीं है किसी लीडर को दूसरी पार्टी के लिए। ठीक है, पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी के नीतियों के बारे में हम निंदा करते हैं एक दूसरे की, लेकिन व्यक्तिगत कोई हमारी एक दूसरे नेता के बारे में जो विचार हैं वो अच्छे हमेशा रहे हैं। और मेरी अभी भी वही धारणा है कि हमारी जो लड़ाई होती है वे विचारधारा की होती है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, किसी की ज़मीन की लड़ाई नहीं है, जायदाद की लड़ाई नहीं है, मकान की लड़ाई नहीं है, एक पॉलिटिकल लड़ाई है। इंडिविजुअल्स हर पार्टी में अच्छे होते हैं, इंडिविजुअल्स हर पार्टी में ख़राब होते हैं। और मैं इस बात को तो शुरू से ही, जब से मैं यूथ कांग्रेस था तब से ही, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गाली नहीं देता। मैंने हज़ारों, मेरे ख्याल में लाख के करीब तो अगर ज़्यादा नहीं तो अपने 40-42 साल के समय में लाख के करीब तो पब्लिक मीटिंग की होंगी अपने कैंडिडेटों के बारे में, लेकिन मैंने अपोजिशन के कैंडिडेट का कभी नाम नहीं पूछा वो कौन है। मैं अपना इलेक्शन में भी जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट है कभी उसका नाम ज़बान पे ही नहीं लिया है। पर्सनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग की अगर बात की जाए तो जिस समय आप मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर में, उस समय माना जाता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो मुजफ्फर हुसैन बेग के साथ इतनी अच्छी थी कि कई सारे लोग अटकलें लगा रहे थे कि वो कहीं अपनी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस में ना आ जाए। तो अब जहाँ पे पीपल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि ये हमारे साथ नहीं है, क्या कोई बातचीत हो रही है उनके साथ? बातचीत हुई? हमारे कोई आने वाला नहीं है और न कोई जाने वाला है हमारी पार्टी, और न हम इसमें तोड़ जोड़ में हम यकीन भी नहीं करते हैं। क्योंकि क्यों नहीं, कोई भी वैसे जो जम्मू कश्मीर में और ख़ास में तोड़ जोड़ चल रहा है, ये तोड़ जोड़ बड़ा टेम्परेरी होता है। आज बीजेपी है तो उसमें जाएंगे, कल हम आएंगे तो हमारे साथ आएंगे। तो हम कांग्रेस बाय एंड लार्ज बिलीव करते हैं सिद्धांत पे। अगर सिद्धांत ही नहीं है, जाना है इससे 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 उससे, तो आप क्या करते हैं? वो तो एक अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच है, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपने देखा 10 साल जब हम सत्ता में रहे तो हमने किसी को तोड़ा नहीं है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, कोalition थी, हम भी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते थे, हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं तोड़ा। क्योंकि आदमी को तोड़ेंगे लेकिन मन तो उसका उसी पार्टी में है जहाँ से उसने जन्म लिया है। तो यह लाश यहाँ पड़ी है, तो लाश को क्या करना है? हमें तो ब्रेन चाहिए ना, विचारधारा चाहिए। साथ ही में अब उनकी डिलिमिटेशन हो रही है तो बात भी की जा रही है कि जैसे ही डिलिमिटेशन खत्म होगी उसके बाद जो है वो चुनाव आ जाएंगे। तो क्या पॉसिबल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कांग्रेस का कोई अलायंस जम्मू कश्मीर में देखने को? उस पर नहीं है, लेकिन अभी हमारा भी, जो कि मैं मीटिंग में भी कह चुका हूं और जो मेरे ख्याल में दूसरे लोग भी हैं और शायद अंदर से बीजेपी की भी यही ओपिनियन है, और मैं मीटिंग में कह दिया कि एक और भी कह दिया था कि भाई ये हम सब की, बीजेपी की, कांग्रेस की और दूसरी की है, सबकी मांग है पूरी फुल स्टेट होनी चाहिए। स्टेटहुड पहले होनी चाहिए और इलेक्शन बाद में होने चाहिए। अगर स्टेटहुड नहीं मिलती है तो क्या आप बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन? पंचायत के हुए थे। मैं अभी मीटिंग में उनके पीएम के सामने ही जब गृह मंत्री जी कह रहे थे तो मैंने उनको रोक के कहा था, गृह मंत्री जी हम साफ करना चाहता हूँ, फिर ऐसी गलती नहीं करना जैसी गलती आप लोगों ने स्टेट को तोड़ के की थी, है
तो अभी शुक्र है कि आप जोड़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसी दूसरी गलती नहीं करना कि पहले इलेक्शन करोगे और फिर स्टेटहुड, फिर विवाद खड़ा होगा। इसलिए पहले स्टेटहुड दे दो, उसमें बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी पार्टी को आपत्ति नहीं है स्टेटहुड पहले देने की और इलेक्शन बाद होने में। अगर बाद में देना है तो क्या आपत्ति है पहले देने में, क्यों शंका रखते हो आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मान लिया कि इलेक्शन भी करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी मान लिया कि स्टेटहुड देंगे। जब देनी है तो फिर सस्पिशन क्यों रखते हो? पहले दे दो। सिर्फ एक ही चीज तो करना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नर कहना है, ये गवर्नर बना, इन्हीं को बनाओ या दूसरा बनाओ। और भी बहुत सारी ताकतें जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास आएगी। शायद इसी बात की शंका है कि पहले देख लें कि सरकार किसकी बनती है, उसके बाद डिसाइड करें कि स्टेट देनी है नहीं। नहीं तो फिर वो विवाद रहना, फिर सोल्यूशन कहाँ निकाला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोल्यूशन निकालना है ना, फिर तो वही वहां के वहीं पहुंचे ना आपने, फिर 5 अगस्त तक ही पहुंचे, तो फिर क्यों ये सब करने की जरूरत क्या है? तब मैंने कहा कि अगर स्टेटहुड नहीं मिलती है और इलेक्शन, अब वो मैं कैसे कहूँगा, क्या मालूम स्टेटहुड देंगे। आप आश्वस्त हैं कि स्टेटहुड मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि एक ये बॉर्डरिंग स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, हमारे सर पे चाइना बैठा है, हमारे सर पे पाकिस्तान बैठा है, तो अब ये कोई समय है हमें आपस में लड़ने की कुछ फजूल चीज पे? जो स्टेट पौने 200 साल से थी, 1840 से 101 साल तो हुआ 1947 तक, अब तब से 75 साल हो रहे हैं, तो पौने 200 साल से एक स्टेट थी, तो जब किसी को कुछ नहीं तकलीफ हुई तो अभी उसके हिस्से करने की क्या जरूरत थी? तो एक गलती वो हुई है, अब दूसरी गलती उसको सुधार रहे हैं हम, तो फिर गलती करना और फिर वहीं पहुंचना। तो कोई भी अक्लमंद स्टेट होती है जिसके पास बुद्धि है, वो बॉर्डर स्टेट के लोगों को नाराज नहीं करती, क्योंकि बॉर्डर स्टेट के लोगों को लेकर दुश्मन से लड़ना है। आप बॉर्डर दुश्मन उधर का है वो भी आपका नाराज है, आप खामखा जानबूझकर लोगों को भी नाराज कर रहे हैं, तो किसका फायदा होता? देश के हित में नहीं होता। वही अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का आने ही वाले हैं, डिलिमिटेशन होगी तो इलेक्शंस आएंगे, क्या कांग्रेस तैयार है इलेक्शंस में? क्योंकि बीजेपी तो हमेशा इलेक्शन के मोड में रहती है कि इलेक्शन अनाउंस हो तो हम, हाँ बीजेपी को तो बगैर, माइंड में रहते हैं कि बीजेपी तो बगैर काउंट के मिलते हैं, उनका ट्रम्प कार्ड अलग रहता है जिसमें कोई कंपेन की जरूरत होती नहीं है। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टी को तो अपने काम के आधार पर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, कैंडिडेट के आधार पर इलेक्शन लड़ना है। हर पार्टी का अपना अपना एक अलग किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी नाम पर मिलते हैं, किसी को अच्छी पॉलिसी के नाम पर मिलते हैं, किसी को धर्म के नाम पर मिलते हैं, रिलीजन के नाम पर मिलते हैं। हम कांग्रेस वाले हैं, न हम रिलीजन के नाम पर हैं न कास्ट के नाम पर हैं। हमारे लिए सब एक रिलीजन है, हमें हिंदू को भी जिताना है, हमको मुसलमान को भी जिताना है, हमको जम्मू वाले को भी जिताना है, हमको कश्मीर वाले की जिताना। तो इसलिए कांग्रेस वाले की जो मुसीबत है वो रीजनल पार्टीज और बीजेपी से भिन्न है। हमारे लिए टफ काम होता है कांग्रेस के लिए। तो प्रिपेयर्ड हैं या भी समय लगेगा कि जितना समय डिलिमिटेशन को लगेगा उतना समय कांग्रेस को भी लगेगा प्रिपेयर होने में? नहीं ठीक है, अब कांग्रेस की एक्टिविटीज 2 साल से तो कोविड की वजह से ज़रा धीमी पड़ गई, तो उससे तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को ही सब नुकसान हुआ। क्योंकि कई दूसरी पार्टीज को तो मैंने कहा ना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके अलग अलग इश्यूज में मिलते हैं जिसमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हमारे तो काम करके वोट मिलता है। भाई आखिर में आजाद साहब, आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि कई सारे लीडर्स ने कांग्रेस जो है वो आपकी वजह से छोड़ी, और वहीं जब आप लास्ट टाइम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो उसके बाद भी बहुत सारा बवाल। नहीं, मेरी वजह से नहीं छोड़े, जो लोग वहां चलाते हैं उनकी वजह से छोड़े, मेरी वजह से बहुत रुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि मेरे साथ थे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और एक लंबे समय तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद। क्या कुछ कहा इन्होंने, और बिल्कुल आश्वस्त नजर आए कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड मिल जाएगी, और उनका ये कहना है कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड मिले, हमारे माइंड में यही है।